जी, हम सीपीसी का सेक्शन 30 पढ़ रहे थे। जो हमने सेक्शन पढ़ा था उसकी दोहराई करते हुए फिर आगे उसके मुताबिक कुछ रूल्स हम आज पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा सेक्शन यही है। इजरा के साथ साथ एग्जीक्यूशन वाला जो है उसके बाद इसी का नंबर आता है। हम सेकंड लास्ट कह सकते हैं इसे। पावर टू ऑर्डर, डिस्कवरी एंड द लाइक। डिस्कवरी और इसी तरह के दूसरे मामलात से ये मुतल्लिका सेक्शन है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। हमने पिछले दफ़ा जो है प्रेस्क्राइब्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और फिर रूल्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 में पढ़ी थी कि जो ये सीपीसी है जिसमें हाई कोर्ट रूल्स भी शामिल हैं और सीपीसी के फॉर्म्स और अपेंडिस भी शामिल हैं, वो सारे रूल्स के मानी में हैं। उनमें जो बातें दी हैं उनके ताबे ये बातें होने लगी हैं कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड में ये सारी बातें शामिल हैं, और जब प्रेस्क्राइब्ड में है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और रूल्स में तीनों बातें शामिल हैं। द कोर्ट में एट एनी टाइम, किसी वक्त भी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि दायरी दावा के वक्त करना है, अपील में करना है, शहादत के मरला पर करना है। एट एनी टाइम, जब दावा दायर हुआ से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तक किसी वक्त भी ये इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। आइदर ऑफ इट्स ऑन मोशन, अदालत खुद ब खुद करे, आर ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या कोई पार्टी जो है वो भी दरख्वास्त दे सकती है। थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही, पार्टी से मुराद पार्टी टू द सूट हैं। क्या कर सकते हैं वो? मेक सच आर्डर्स, ये कोर्ट से आ रहा है, पहले दूसरी लाइन में आया है द कोर्ट मे एट एनी टाइम का, वो द कोर्ट मे के साथ ABC हमने पढ़ना है। द कोर्ट मे मेक सच आर्डर्स एज मे बी नेसेसरी आर रीजनेबल in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories। ये हमने इस बात को डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज आज ये पढ़ने हैं। सेक्शन हमने पढ़ लिया था, इसकी क्या लिमिटेशन बयान हुई हैं और कौन से प्रोविजंस इसके साथ मुतल्लिका हैं, वो आज हमने देखने हैं। इंटेरोगेटरीज का जो चैप्टर है वो हमने पढ़ना है, वो चैप्टर 11, इस अपना आर्डर 11 इससे मुतल्लिका है। आज हमने इसको मुकम्मल करने की कोशिश करनी है जी। इसलिए क्योंकि सेक्शन हमने पूरा पढ़ लिया था, ये पार्ट आज हमने शुरू करना है। आर्डर 11 जो है उसमें आ जाएं जी। ये हम जब सेक्शन 2 पढ़ा था हमने उसमें पढ़ लिया था कि ये जो आर्डर्स हैं ये भी रूल्स हैं, इस सीपीसी का हिस्सा हैं, कोड का पूरा हिस्सा हैं, और इसमें वो जो अभी हमने पढ़ा है कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, चलो कंडीशंस एंड लिमिटेशन जो हैं वो इसमें बयान की हैं कि इंटेरोगेटरीज की क्या शराइत होंगी, उनकी लिमिटेशन क्या होंगी। वो इस आर्डर 11 में जो है वो कुछ रूल्स इससे मुतल्लिका हैं, बाकी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से मुतल्लिका हैं। हम जो इंटेरोगेटरीज वाले हैं वो पढ़ने लगे हैं। रूल 1, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। जो इंटेरोगेटरी जो है वो वही लफ्ज़ है इंटेरोगेशन, किसी से सवालात करके उनका जवाब हासिल करना। इसे उर्दू में जो है बंद सवालात कहते हैं, कि लिख के तहरीरी सवालात कह रहे हैं, बंद सवालात कह दें। दूसरी पार्टी को देना है कि ये अदालत हुक्म करे कि दूसरी पार्टी इनका जवाब दे जी। इन एनी सूट, ये दावे में होना है। और जो सेक्शन 141 है
वो कहता है कि जो मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स होनी है उनमें भी प्रोसीजर वही इख्तियार होना है जो सूट में है। इसलिए मद्देनज़र रहे कि जब हम सूट के लिए पढ़ते हैं तो जो मुतफर्रक दरख्वास्तें हैं उनमें भी यही तरीक़ाकार इख्तियार होना है। इन एनी सूट द प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट, दोनों को ये इख्तियार दिया जो लिमिटेशन हमने पीछे पढ़ी हैं कि जी ये शराइत होंगी, ये लिमिटेशन होंगी, उनमें आ गई कि जो एप्लीकेशन देने वाला है, दरख्वास्त देने वाला है, वो या प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा। बाय लीव ऑफ द कोर्ट, और इसके लिए खुद ब खुद नहीं कार्रवाई होनी, अदालत की इजाज़त दरकार होगी। मेड डिलीवर इंटेरोगेटरीज, वो जो बंद सवालात हैं वो दूसरी पार्टी को डिलीवर कर सकते हैं, फराहम कर सकते हैं। इन राइटिंग, तहरीरी तौर पर होने हैं, ज़बानी बातें नहीं। फॉर द एग्ज़ामिनेशन ऑफ द अपोजिट पार्टीज़, उनका मकसद ये होगा कि उसको एग्ज़ामिन कर लिया जाए। जैसे इंटेरोगेशन में होता है कि तफ्तीशी जो है वो सवालात पूछता है, दूसरा उनके जवाब देता है, या इम्तिहान में होता है कि सवालात का पेपर आ गया और उसके जवाब देने हैं, वही एग्ज़ामिनेशन, वही लफ्ज़ है। और मुखालफ फरीक के लिए वो होने हैं। आर एनी वन आर मोर ऑफ सच पार्टीज़, ज़्यादा मुद्दा लहम के सेट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए किसी एक फरीक के या ज़्यादा फरीक के इनके जवाब दाखिल करें, वो बातें हो सकती हैं। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो कंडीशंस एंड लिमिटेशंस को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि ये वो कंडीशन ऑफ लिमिटेशन होनी है। एंड सच इंटेरोगेटरीज, और उस तरह की वो बंद सवालात होने हैं। व्हेन डिलीवर्ड, जब वो दूसरे फरीक को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट दे दिए। शैल हैव ए नोट एट द फुट, तो वो जो बंद सवालात तैयार किए हैं उनके नीचे लिखा होना चाहिए। क्या बात? देयर ऑफ स्टेटिंग, ये बयान करना है वो नोट के ज़रिए। विच ऑफ सच इंटेरोगेटरीज ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर, किस सवाल का, किन सेट ऑफ आंसर क्वेश्चंस का किस किस ने जवाब देना है। मुद्दा अलह नंबर 1 ने देना है, मुद्दा अलह नंबर 2 ने देना है, अगर उधर से आया है तो किस मुद्दई ने देना है। ये कंडीशंस एंड लिमिटेशंस बयान की जा रही हैं कि ये बातें उसमें होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, अलबत्ता, नो पार्टी शैल डिलीवर more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose, जो वो बंद सवालात हैं एक सेट एक पार्टी के लिए होना है। हाँ, आगे कह दिया कि जो है विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पस, कोर्ट की रजामंदी से हो सकता है कि जी ये जवाब आए हैं, मज़ीद भी सवाल, ज़िमनी सवालात भी इससे हो जाने चाहिए, कोर्ट इजाज़त दे सकती है। वरना एक सेट ऑफ डिफेंडेंट या प्लेंटिव या पार्टी के लिए होना है। फिर आ गया प्रोवाइडेड आल्सो, मज़ीद उसकी ताबीर आ रही है। दैट इंटेरोगेटरीज which do not relate to any matters in question in the suit shall be deemed irrelevant, वो जितने सवालात होने हैं वो मुकदमे से, मामलात से मुतलका होने हैं, irrelevant नहीं होने चाहिए। notwithstanding that, बावजूद के they might be admissible on the oral cross examination of witnesses, अगरचे वो सवालात जो हैं वो जब जिरा गवाह पे करनी है, पार्टी पे जिरा करनी है, तो कानून शहादत के मुताबिक वो सवाल किए जा सकते हों, एडमिसिबल हों, मगर जो इंटेरोगेटरीज होनी है वो उन्हीं मामलात से मुतलका होनी है जो प्लीडिंग्स से मुतलका हैं कि ये जवाब इस तरह हो, इस तरह हो। ये मैंने अपनी जो है पूरी 42 साला वकालत में सिर्फ़ एक मुकदमे में अपने सीनियर को इस्तेमाल करते हुए देखा था। वरना ये वो बातें हैं जो बड़ी आसान है, अगर हों
तो हमारा आधा मुकदमा इन सवालात से साबित हो जाता है। मगर हमारे रिवाज जो हमने पढ़ा है ये मतरूक हो गई हैं बातें कि कभी किसी ने नहीं की। आप भी कहेंगे कि ये तो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी हुई नहीं, कभी सीनियर किसी ने नहीं की। ये गैर रवाजी बातें हो गई हैं, हालांकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इनके लिए जो है इंटेरोगेटरीज़ के लिए बयान करने लगा हूँ। ज़रा आ जाएं सीपीसी के आर्डर 9A में। आर्डर हम 11 पढ़ रहे हैं, इससे पीछे आर्डर 9A बाद में तरमीम करके ऐड किया हुआ है, मगर हमने उसको भी दरखोरे एतना नहीं समझा कि अमेंडमेंट हुई है तो इसी पे अमल कर लें। सारे जो हैं बस वो ऐसे ही काम चल रहे हैं। जी किधर गया जी, जी ये सीपीसी में हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करके सन 2001 में सेक्शन 122 सीपीसी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हम कई बार कर चुके हैं कि हाई कोर्ट को अमेंडमेंट करने का इख्तियार हासिल है। ये 9A चैप्टर जो आर्डर है वो ऐड किया है, ज़रा इनको हम पढ़ें। आफ्टर द क्लोज ऑफ द प्लीडिंग्स, अर्जी दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, प्लीडिंग मुकम्मल हो गई। द कोर्ट शैल फिक्स, अदालत ने एक पेशी मुकर्रर करनी है। ए डे बाई विच पार्टी शैल अप्लाई फॉर आर्डर्स ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, अदालत के लिए लाजमी कर दिया है कि वो ये पेशी मुकर्रर करे। चंद महीने इस अमेंडमेंट के बाद हम देखते रहे हैं कि अदालतें करती थीं, जब हाई कोर्ट ने ताज़ा अमेंडमेंट की फिर भुल गया कि दफ़ा करो इनू एवं क्या करनी है। नेमली इन बातों के लिए प्लीडिंग्स, फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स, एडमिशंस, डिस्कवरीज, ये वही डिस्कवरी बाई इंटेरोगेटरीज है। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द मोड बाई विच पर्टिकुलर फैक्ट्स में बी प्रूव्ड। इस काम के लिए अदालत ने एक पेशी मुकर्रर करनी है जवाब दावा आने के बाद। और क्या होना है, अनदर डे बाई विच पार्टीज मेयर अप्लाई सच एप्लीकेशंस, एक तारीख जो अगर किसी फरीक ने इंटेरोगेटरीज या बाकी जो हमने ये बातें पढ़ी हैं या आगे हमने इसी आर्डर 11 में पढ़नी है, उसके लिए एक बाकायदा पेशी रखी जानी है और फिर उनके जवाब के लिए एक पेशी रखी जानी है। और तीसरी क्या होनी है, ए थर्ड डे ऑफ विच अनलेस द हीयरिंग इज एडजर्न्ड द एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ, उनका फ़ैसला भी कर देना है। ये 3 पेशियाँ लाजमी है, कानून कहता है कि होनी है। अब सारे कहेंगे ये तो कभी भी नहीं हुई। और आगे क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या होना है। रूल 2, नो अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन to any party for making any such application as aforesaid or for submitting a reply thereto after the expiry of provisions of this act, expiry of होना चाहिए, और लिखा हुआ है मेरे पास, but nothing herein shall affect the right of the parties to make such application before the closing of the pleading। ये पेशियां करने के बाद अगर बाद में कोई कहे कि जी डॉक्यूमेंट पेश करवाना है, इंटेरोगेटरीज देनी है, फिर मौके नहीं देने। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अदालत के लिए भी लाजमी है कि पेशियां 3 रखनी है, मगर असी भी सुते तो अदालत भी सुती जी। अब फिर आ जाएं जी रूल 2 पे जी, आर्डर 11 पे। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ 9A ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9 ਹੈ, 9A ਕੋਈ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ।
यार मेरे को ये नहीं ना हैगी कि मैं पेज दसा। हाँ जी 155 ਤੇ आ जाओ यार 155 ਸਫਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ 9 ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਵਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਜੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ 155 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ 10,000 ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2001 ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡ ਹੋਇਆ CPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਆਉਣ ਵਾਲਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 9 ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਰੂਲ 2 ਜੀ ਇਹਦਾ particle interrogatories to be submitted on an application for leave to deliver interrogatories हमने पीछे पढ़ा कि अदालत की इजाज़त से ये होना है वो जो दरख्वास्त होनी है the particular interrogatories proposed to be delivered shall be submitted to the court इन राइटिंग भी हमने कहा है तो ये पर्टिकुलर ख़ास सवालात होने चाहिए कि ये सवाल का जवाब दे ये सवाल का जवाब दे इन डिसाइडिंग अपॉन सच एप्लीकेशन अदालत ने क्या करना है द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी ऑफर which may be made by the party sought to be interrogated to deliver particulars कि जी इन सवालात का जवाब दे वो ये भी कह सकता है कि जी जवाब जो दवे उसके मुताबिक फैसला कर ले जी ऑफर भी हो सकती है आर टू मेक एडमिशंस अगर वो तस्लीम कर ले जवाब देने वाला कि हाँ जी यही वाक़यात हैं आर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मैटर्स इन क्वेश्चन आर एनी ऑफ देम सारे मान लिए यादें मान लिए एंड लीव शैल बी गिवन as to such only of the interrogatories submitted as the court shall consider necessary either for disposing fairly of the suit or for saving costs ये दो मकसद हो सकते हैं कि जी जब ये इंटेरोगेटरी का जवाब आ गया तो इसी से फ़ैसला हो जाएगा अगर मान लिया बातें ख़त्म हो जाएंगी तनाज़ा सिर्फ इतना होता है कि जी अब्बा जी कदों मरे ने ना ਪਲੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਤੀਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕਦੋਂ पैदा ਹੋਇਆ ਸੀ तनाज़ा मुक जाना इसलिए ये इंटेरोगेटरीज बड़ी अहम हैं जिन्हें हम साबित करने में लगे रहते हैं मगर इसको इस्तेमाल नहीं करते मैंने ख़ुद भी कह दिया कि मैंने भी आज तक नहीं की ये मैटर्स इन कंट्रोवर्सी और प्लीडिंग का हिस्सा होने हैं जी शहादत का भी बन जाने हैं कि जो जवाब आए हैं वो प्लीडिंग हो गई अगर एडमिट कर लिया तो एडमिशन के बाद आर्टिकल 113 कानून शहादत आर्डर कहता है कि नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड ये उसका हिस्सा हो जाने जी रूल 3 पे आ जाएं जी कास्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज जो अखराजात होने हैं जो डिलीवर करनी है उसके जवाब आने हैं उनके बारे में इन एडजस्टिंग द कास्ट ऑफ द सूट इंक्वायरी शैल एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टी बी मेड इनटू द प्रोपराइटी ऑफ एग्जिबिटिंग सच इंटेरोगेटरीज एंड इफ इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द टैक्सिंग ऑफिसर आर ऑफ द कोर्ट either with or without an application for inquiry
that such interrogatories have been exhibited unnecessarily or at improper length, the cost occasioned by the said interrogatories and the answer thereon shall be paid in any event by the party in fault. इंटेरोगेटरीज के सवालों जवाब में जिसका कसूर हुआ, जो मुकदमे के खर्चा मुकदमा बजुमा फ़रीक़ैन, इससे तयन किया जाएगा। मामूली बात है। अब फॉर अहम आ गया जी, फार्म ऑफ इंटेरोगेटरीज। नमूना क्या होगा, जो बंद सवालात होने हैं। इंटेरोगेटरी शैल बी इन फार्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी with such variation as circumstances may require। अब हम पहले फार्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी देखने से पहले एक बात मैं और कहूँगा कि हम देख लें, वो है दी ऑर्डर 48 CPC जी, XLVIII 48 होना है, जो आखिर में आर्डर है, 2-3 पेज उससे पहले ये शुरू हो जाना जी। ये पढ़ना हमारे फार्म अपेंडिक्स का देखने से पहले कि उसकी अहमियत क्या है जी। किसी ने पेज निकल आया जी, आर्डर 48 जी। हाँ जी, क्या बना जी पेज? जी मिसलेनियस वाला 341 पेज पे आ जाएं। फारूकी साहब को ज़्यादा ज़रूरत है जी। ये शरारता ने ताकि सुते ना रहन सारे। नाले मैं बहाने नाल दसना सी मेरा क्लास फैलो रहा जी। एक BA दे विच मेरे क्लास फैलो सी नज़ीर अहमद शाद साहब, मरहूम हो गया। ਜਦੋਂ ਲਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈलो जमा उस्ताद शागिर्दी वाला ਸੀ जी। रूल 3 हमने पढ़ना जी, ऑर्डर 48 से। द फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेस with such variation as the circumstances of each case may require shall be used for the purposes therein mentioned। लॉ की रिक्वायरमेंट है CPC कि ये जो फॉर्म्स हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाना है। अलबत्ता हर मुकदमे के अपने वाक़यात हैं, उसमें जो चेंजेस हैं वो करने की इजाज़त दे रहा है ऑर्डर 48 रूल 3। अब हम आ जाएं, अपेंडिक्स जो है हमने पढ़ा C फार्म नंबर 2 402 जी, 18 घट 420। अपेंडिक्स C फार्म नंबर 2 जी, पहला भी देख लें क्योंकि वो भी इसी से मुतल्लिका है। ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ इंटेरोगेटरीज, ये अदालत ने जो हुक्म करना है दूसरे को जो जाना है कि ये जवाबात दें, वो ये फार्म नंबर 1 की सूरत में होना है, और जो इंटेरोगेटरीज होनी है वो फार्म नंबर 2 में उसका नमूना दिया है। पहले टाइटल लिखा है, अदालत का नाम, मुकदमे का उन्वान, किस चीज़ का मुकदमा है, वो लिखने के बाद नीचे आ गया इंटेरोगेटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द अबव नेम्ड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव नेम्ड डिफेंडेंट, फलां फलां इनका जवाब दे। फिर नीचे सवाल दे दिए, 1-2 नमूना दिया। डिड नाट, सवाल पूरा करना है आपने। हैज़ नाट, सवाल पूरा करना है। और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने सवाल भी उससे मुतल्लिका हैं वो बयान होने हैं। द डिफेंडेंट EF इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर द इंटेरोगेटरीज नंबर्ड,
हमने पढ़ा है कि नीचे नोट देना है कि किस सवाल का जवाब किसने देना है। द डिफेंडेंट GH इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर द इंटेरोगेटरीज नंबर्ड 3 4 का ये जवाब दे, 1 दे, 2 का वो जवाब दे, 5 6 का वो जवाब दे। ये नमूना इंटेरोगेटरीज का होना है। इसी के साथ फॉर्म नंबर 3 भी देख लें, क्योंकि इसका आगे जिक्र आना, हमें फिर 402 पेज पे ना आना पड़े। टाइटल एज इन नंबर 1 सुपरा ऊपर लिखा हुआ है कि वही होना है। ये जवाब के लिए है कि जवाब जिसने देना है उसने इस तरह देना है। The answer of the above named defendant EF to the interrogatories for his examination by the above named plaintiff in answer to the said interrogatories, I the above named EF, ये नाम अपना EF AB, ये नाम के हो सकता है मोहम्मद अनवारुल्लाह को हो सकता है, रामे भी साथ। मेक ओथ एंड से एज फॉलोज, नंबर 1 नंबर 2 कि ये सवाल इस तरह नमूने के तौर पे ये दिए हुए हैं। ये अपेंडिसेस जो हैं इनको लाजमी इस्तेमाल किया जाना होता है, क्योंकि हमने अभी आर्डर 48 में पढ़ा है कि ये हिस्सा है CTC के, ये स्टैट्यूटरी नमूने हैं जो असम्बली उस वक्त वाली ने ये CPC पास की थी 1908 में, तो ये नमूने पास किए थे। और हैरानगी वाली बात नहीं कि 1908 वाला कानून अभी तक चल रहा है। हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले 3 CPC बन चुकी थी, एक 2 साल चली, एक 4 साल चली, एक 3 साल चली थी, फिर ये बनी। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी, वरना पहले CPC जो थी वो CRPC की तरह ही थी, सिर्फ सेक्शन थे, 2 हिस्से करके सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन 30 पढ़ा, और बाकी आर्डर लिमिटेशंस जो हैं वो अलहदा कर दी, और साथ सेक्शन 122 ऐड कर दिया है कि हाई कोर्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमेंडमेंट करती रहे। और वो अमेंडमेंट करके 1908 से 109 साल से ये CPC चल रही है, सिर्फ सेक्शन 122 के फ़ायदे से कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद ही इलाज करो, रोटी पकाओ, जो मर्ज़ी करो। जी हम पीछे आ जाएं जी, आर्डर 11 रूल 4 पे जी। 4 हमने पढ़ लिया है कि फार्म कौन सा इंटेरोगेटरीज के लिए होना है। फिर आ गया 5 कारपोरेशन, अगर जिसको इंटेरोगेटरीज दी जा रही हैं वो कोई अदारा हो, तो फिर अदारे के अफसरान और उनके मुलाजमीन मालकान से ये सवालात पूछे जा सकते हैं। इसमें इतना ही है 5 में। नंबर 6, ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर, जो जवाब देना है उसमें अगर किसी को उन सवालात पे एतराज़ है तो वो भी बयान कर दिया जाना है। 6 आपने खुद ही पढ़ लेना है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वजाहत तलब हो जी। 7 आ गया जी, सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज, एनी इंटेरोगेटरीज may be set aside on the ground that they have not been exhibited unreasonably, गैर ज़रूरी हैं। हमने पीछे पढ़ा मैटर इन कंट्रोवर्सी से मुतल्लिका होनी चाहिए। आर वेक्सेशियस, आर स्ट्रक आउट ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोलिक्स, oppressive, unnecessary, or scandalous, and any application for this purpose may be made within 7 days after service of the interrogatories। जब वो आर्डर, हमने नमूना नंबर 1 पढ़ा, वो आर्डर हो गया, सर्विस हो गई, तो अगर इस तरह के ऑब्जेक्शन हैं कि इनके जवाब नहीं हमने देने और वजूहात ये हैं, तो विदिन 7 डेज लिमिटेशन लॉ ने मुकर्रर कर दी, ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। रूल 8 आ गया जी, एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, इंटेरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 डेज, ये भी मियाद मुकर्रर कर दी लॉ ने जवाब देने के लिए, और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट मे अलो,
जो जवाब देने हैं वो जिस तरह सवाल हम एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में पूछते हैं और जवाब गवाह का जो है या पार्टी पेश हो रही गवाह तो उसका जवाब या प्लीडिंग्स भी ऑन एफिडेविट होती है, वेरिफिकेशन होती है, इसलिए ये भी ऑन एफिडेविट होने हैं, हल्फन बयान किए जाने हैं। नंबर 9 जी, फार्म ऑफ एफिडेविट इन आंसर, ये हमने पढ़ लिया। नमूना नंबर 3 देख लिया है कि वो जो जवाब इंटेरोगेटरीज का आना है वो इस नमूने से होना है। फार्म नंबर 3 अपेंडिक्स सी का होना है जी। नंबर 10, नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट in answer but the sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to as insufficient shall be determined by the court। जो जवाब आने हैं उन पे एतराज़ात नहीं होने। हाँ, अदालत चाहे तो ये कर सकती है कि आपने जवाब देते हुए घूम की है तो अदालत कह सकती है कि पूरा जवाब दो सवाल का जी। आर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर, कोर्ट ये भी आर्डर कर सकती है कि तफसीली जवाब इसका दिया जाए, ये जो घूमों वाली है वो ख़त्म हो जाए जी। आगे रूल 12 एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया। इंटेरोगेटरीज वाले 11 पे ख़त्म हो गए और मेरे भी 12 बज गए। अब कोई सवाल होना है तो वो कर लेंगे। खलासा कलाम मैंने पहले जैसे कहा है कि इसमें तरमीम करके रूल 9A ऐड किया गया, आर्डर 9A। इसकी इम्पॉर्टेंस की बुनियाद पे अदालतों को कहा कि आपने 3 पेशियाँ ज़रूर डालनी हैं। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि एक वक्त आया था कि अदालत ने कहा था कि आर्डर 10 के मुताबिक बेटर स्टेटमेंट लाजमी पार्टीज़ की लिखा करो। पूरा अर्जी दावा रटा रटा के इसे अदालत पेश करीदा सी, हालांकि वो बैटर स्टेटमेंट सी कि जिहड़ी अर्जी दावे च कमी है वो अदालत पुछ सकती है कि यार इत्थे तू तारीख नहीं लिखी, इत्थे आ चीज़ बयान नहीं की, उन्होंने बैटर करना होंदा। मगर अदालत ने यह समझ लिया कि असीं पूरा अर्जी दावा सुनना, उहदे कोलों पूरा जवाब दावा सुनना। इस तरह आर्डर 9A ऐड किया। कुछ दिन देखते रहे हैं कि तनकीहात तो पहले जवाब दावे तो बाद एक तारीख पैंती, ना वकीलों ने तवज्जो की थी, किसी ने अज तक इंटेरोगेटरीज नहीं दीतियां, नोटिस टू एडमिट फैक्ट नहीं दिते, नोटिस टू एडमिट डॉकूमेंट नहीं देंदे सी, हालांकि वो लाजमी चीज़ां ने। बल्कि एक दफ़ा का मैनूं याद आ गया, चौधरी इमदाद साहब के नाल जिहड़ा केस करन लई मलक कयूम साहब की कोर्ट दे विच गए, हाई कोर्ट के जज साहब है, ट्रायल कोर्ट बैंकिंग की जिहड़ी है उस दावा डायरैक्ट की गल सी हाई कोर्ट के समात हो रही सी कि लिमिटेशन है जिहड़ी हुण 5 करोड़ तो ज़्यादा का होवे ते डायरैक्ट हाई कोर्ट दावा दायर होना। कराची च इस तो घट है, वो मेरा ख्याल लाख 2 लाख डायरैक्ट हाई कोर्ट जाता। मलक कयूम साहब ट्रायल कोर्ट सुन रहा सी, उत्थे एप्लीकेशन दित्तियां गई जा चैंबर जा उनके में होना साडे वालों दी गई नोटिस टू एडमिट डॉकूमेंट, बैंक के जिन्ने डॉकूमेंट सी वकील साहब ने एडमिटेड 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 सारे लिख दिते। जदों पहले उन्होंने शहादत होनी सी, उन्होंने जिहड़े आ मुदई दूसरा फरीक सी, ओकाड़ा टैक्सटाइल मिल का मामला सी हैगा, वो शहादत पेश करन लगे, असी ताबे उज़र के डॉकूमेंट जिहड़े अप्रूव कीते नहीं, उनकी कोई चिट्ठियां कही जाते कि जी मैं लिखी सी ये की। अखीर मलक कयूम साहब जिन्हां दे बारे दे ये सी कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट का भी काम किया होया सी, सिर्फ हाई कोर्ट दे जज वो सिर्फ एको फिक्रा कही जाते सी। और दूसरे पासे भी PhD वकील सी डॉक्टर बासित, डॉक्टर साहब ये ट्रायल कोर्ट के वकील हैं, आप गौर नहीं कर रहे कि ताबे उधर आ रहा और तेनों ये पता ही नहीं कि डॉकूमेंट प्रूव भी करना है। उन्होंने तेनों नोटिस दे के नोटिस टू एडमिट डॉकूमेंट किया होया, तू ये नहीं किया होया।
और हुण कर नहीं सकता। 2001 का ऐड होया है ते वो इको गल कही जाते डॉक्टर साहब ये ट्रायल कोर्ट के वकील हैं। इस तो बाद एक होर भी होया इत्थे बैंकिंग कोर्ट इलैक्शन ट्रिब्यूनल दे पेश होया ते वकील साहब मुल्तानों आए सी सीनियर वकील। ये जेडे जज साहब ने ये पहले मुल्तान भी MLA MP वाले इलैक्शन मैटर्स होंदे रहे उत्थे वो पेश होंदा सी वड्डा वकील और ज़्यादा केस उहदे कोल लै गए सी मलिक मुस्तकीम साहब जिन्हां दा नाम हुण हाई कोर्ट के जजेस जेडे नवे रखने उन्हां दी लिस्ट आया। उन्होंने कहा जी मेरा इतराज़ ये सी कि जी 2 सैट सी है इलैक्शन लड़न वाले वाइस चेयरमैन तो चेयरमैन इन्हें पैटीशन की ना दोनों के लिख दिते है मगर दस्तखत एक दे कराए ने वो दूसरा दस्तखत करने लई है ही नहीं ना उसका मुख्तार है किसी को। ये पैटीशन जी है वो जी है वो की कहते नाकाबले नामुकम्मल है। तो वो दूसरा बड़ा छेती नाल बोलिया कहता सर जो इलैक्शन ला है वो सिर्फ पैटीशनर ही लिखा है पैटीशनर्स नहीं लिखा है। मैं वो राना ज़ाहद साहब है मैं क्या जी मेरे फादर दोस्त ने जनरल क्लासेज एक्ट नहीं पढ़िया कि जिथे पैटी एक वाहद लिखे उन्होंने जमा पढ़ना जिथे जमा लिखे उन्होंने वाहद पढ़ना जिथे मुअन्नस मुज़क्कर लिखे उन्होंने मुअन्नस पढ़ना जिथे मुअन्नस लिखे उन्होंने मुज़क्कर पढ़ना है। और राना ज़ाहद साहब फौरन कहते मलिक साहब तुसी मुल्तान नहीं जे साहिवाल आए हुए मतलब ये सीगा कि तुहानू ये नहीं करन देना कि तुसी दाल आके चले जाओ। तो इस तरह की बातें कि 9A लुबे लबाब ये है कि शामिल होने के बाद हमने इन प्रोविजन को छोड़ दिया होगा हालांकि ये बहुत ज़रूरी है मैंने भी कभी नहीं की बात ठीक है तनकियात वजह हो गई हैं दुआ करावांगे चलना।